नमस्कार, एएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित के प्रथम चैप्टर को वास्तविक संख्याएं के बेसिक को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था, जो उसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं को अच्छी तरीके से पढ़ा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पर जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्याएं। जो ये विषम संख्याओं के बाद आते हैं परिमेय संख्याएं, लेकिन परिमेय संख्याओं से पढ़ने से पहले हम दशमलव को जानते हैं। दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? दशमलव जो संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है गैर समाप्त। यदि कहा जाए, देखो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग, यदि किसी संख्या को उसके अंश से विभाजित किया जाए या भाग दिया जाए तो क्या होता है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। पूर्णतः विभाजित का मतलब पॉइंट्स में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे ये है 3/2 है, इसे हम 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 बन जा 2, और यहाँ एक लगेगा पॉइंट लगेगा, एक 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ऐसे ही हम करेंगे 5/4 अगर करें तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, बचा एक, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए तो एक 0 पहले बढ़ाएंगे, 2 4 5 जा 20, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो ये क्या है 3/2 जो है वो टर्मिनेटिंग संख्या मतलब समाप्त हो गई यहाँ पे, और दूसरा क्या मतलब पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, मतलब अच्छा वाला पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। दूसरा है 5/4। तो ये दो संख्याएं कैसी हैं, ये टर्मिनेटिंग संख्या है। अब पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या आती हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं इसकी डिफिनेशन क्या होगी, यदि किसी संख्या को उसके हर से भाग दें तो वह पूर्णतः ना घटे, तो वो क्या होगी, तो अगर मतलब किसी संख्या को, जिससे कोई संख्या है उसे हम उसके अंश से भाग करें तो वो पूरा का पूरा डिवाइड ना हो तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये है कोई संख्या है पाई की वैल्यू 22/7, तो जैसे हम कोई संख्या है 22, उसे 7 से डिवाइड करें, 7 3 या 21, एक बचा, यहाँ पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, क्या 7 2 7 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा, एक और 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक और 0 बढ़ाएंगे तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 6 8 जा 7 8 जा 26, बचा गया, 4 बचेगा, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35। तो कितना भी इसे हम डिवाइड करें ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, मतलब 3 आया, 1 4 2 8 5, बार बार अलग नंबर आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा खिंचता ही जा रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, अगर पूरा का पूरा डिवाइड ना हो तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के भाग कितने होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के भाग दो होते हैं। पहला क्या होता है रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, एक तो रिपीटिंग वाला और दूसरा नॉन रिपीटिंग। अब बोलोगे रिपीटिंग कौन सा होता है, नॉन रिपीटिंग कौन सा होता है। रिपीटिंग का मतलब है अगर किसी, जैसे 3 है, 3 को अगर 3 से हम 10 को अगर डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, बचेगा एक, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर से एक बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9। तो ये बार बार वही संख्या आ रही है 3 3 जा 9,
खिंचते जा रहा है वही फिर से 3, तो ये इसे हम लिखेंगे रिपीटिंग। इसको हम 3 बार करके लिख सकते हैं, इस संख्या को 3 बार लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि ये बार बार वही संख्या आ रही है, तो ये होगी हमारी रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है? नॉन रिपीटिंग का मतलब है किसी भी संख्या को अगर हम भाग दें, जैसे हमने अभी 22/7 पाई की वैल्यू होती है पाई = 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी, तो 7 से 22 को अगर डिवाइड करें 7 3 जा 21, अभी हमने करके देखा था, कहाँ गया देखो अभी क्या था, 7 से 3 को 3 बार किया था, 1 आया था, 4 आया था, 2 आया था, 8 आया था, 5 आया था, मतलब हर बार नया नंबर आ रहा है। यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा। अब 5 से एक 0 फिर से बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, यहाँ 7 आ गया, फिर से 1 बचेगा, तो ये क्या है, यहाँ फिर से यहाँ पॉइंट लगा 0 7 जा 7, 3 बचेगा, तो क्या बचेगा 7 3 बचेगा, फिर से 7 4 जा 28, फिर से 2 बचा, 0 बढ़ा, तो बार बार अलग अलग संख्या आ रही हैं, तो ये क्या है, तो ये जो है वो नॉन रिपीटिंग है। ऐसे ही कोई भी संख्या ले लें, दूसरी भी कोई संख्या, तो जो नॉन रिपीटिंग हो, जैसे √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू, ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं की नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी, कोई भी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग। अब √2 की अगर वैल्यू लिखें तो √2 होगा 1.1412136, तो 1 देखो 1 है, फिर 1 आया, 4 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर हर बार अलग वैल्यू आ रही है, तो ये जो है ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। दूसरा √3, अगर √3 की वैल्यू अगर हम लिखें तो हो जाएगी 1.73205080, हर बार बार अलग वैल्यू आ रही हैं, तो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग वैल्यू। जो भी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी पॉइंट के बाद वाली, तो वो क्या होंगी, वो नॉन रिपीटिंग वैल्यू होंगी, ठीक है। तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहेंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल है। इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर पर। हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर क्या होती हैं। रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो हैं ऐसी संख्याएं, इनकी अगर डिफिनीशन दें तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो, P/Q के रूप में लिखी हो, मतलब P/Q मतलब जो परिमेय संख्या P/Q इस फॉर्म में लिखी होंगी वो सभी कैसे होंगी, वो रेशनल नंबर होंगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये बात या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर Q इज इक्वल टू 0 होगा तो वो परिमेय संख्या कभी भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लिखें तो कौन कौन सी संख्या होंगी, 2/3, 4/2, 4/1, 0.2, हाँ 0.2 भी रेशनल नंबर होगी। लेकिन अगर हम लिखें 5/0 तो ये जो है ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो टर्मिनेटिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें टर्मिनेटिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं भी होती हैं, मतलब टर्मिनेटिंग भी होंगी और नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगी। लेकिन एक बात है इसमें, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं हैं वह संख्याएं कैसी होनी चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए। वो संख्याएं रिपीटिंग होनी चाहिए। अगर वो संख्याएं रिपीटिंग नहीं हैं तो वो कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। अगर ये जो है रिपीटिंग में आता है तो परिमेय संख्या है, अगर रिपीटिंग में नहीं आता है, मतलब नॉन रिपीटिंग कोई संख्या आती है तो वो रिपीटिंग में बिल्कुल नहीं होगी।
जैसे हम कोई संख्या है 13 ऐसे लिखते हैं, 13 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 बन जा 7 6 बचा, यहाँ पॉइंट लगाया 0 डाला 6 8 नहीं 7 8 56 बचा 4, तो अब क्या एक 0 और बढ़ाया 7 5 35 बचा 5, एक 0 और बढ़ाया 7 7 49 बचा एक 0 बढ़ाया 7 बन जा 7 बचा 3, एक 0 और बढ़ाया 7 2 7 4 28 बचा 2, फिर से 0 1 बढ़ाया तो बचा 7 2 14 बचा 6, फिर से एक 0 बढ़ाया बचेगा 7 8 56 बचेगा 4। तो ये हर बार अलग संख्या आ रही है, 8 आया फिर 4 आया फिर 7 आया फिर 1 आया फिर 4 आया फिर 2 आया फिर 8 आया, तो हर बार अलग संख्याएं अगर आए तो वो कैसी होंगी, तो वो मतलब रेशनल नहीं होंगी, वो इरेशनल नंबर्स होंगी। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। पहले रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स, 2/3 है, तो अगर 2/3 को करें तो क्या होगी, 3 से 2 को डिवाइड करो, 0 लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, 2 3 6 18 2 आया, 0 2 6 18 फिर से 2 आया फिर से 0 आया 2 6 18। तो ये कौन सी बार देखो रिपीटिंग आ रहा है, तो ये रेशनल नंबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 बार भी लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर होगी। ठीक है, समझ में आ गया रेशनल नंबर। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स पर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो मतलब जो रेशनल नंबर ना हो, इसके कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर ना हो, जो रेशनल नंबर ना हो, जाहिर सी बात है जो रेशनल नंबर ना हो वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ना हो, इसकी सीधी सी एक डिफरेंस है, जो रेशनल नंबर ना हो वो इरेशनल, उन्हें इरेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर कहते हैं। इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं अभी बताया था। इसमें नॉन रिपीटिंग, कोई भी संख्या अगर टर्मिनेट नहीं कर रही है, मतलब कोई भी संख्या यदि कोई भी संख्या टर्मिनेट यदि कोई संख्या टर्मिनेट नहीं करने टर्मिनेट यदि कोई संख्या टर्मिनेट ना करे और ना ही रिपीटिंग हो, ना ही रिपीटिंग हो, मतलब ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीटिंग हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो इरेशनल नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो ये मतलब जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, और ये अगर कोई भी संख्या टर्मिनेट नहीं कर रही है और ना ही वो रिपीटिंग है तो वो कैसी संख्या होगी, तो वो इरेशनल नंबर होगी। जैसे पाई की वैल्यू है, अभी हमने निकाला था पाई की वैल्यू √3 की वैल्यू √5 की वैल्यू √7 की वैल्यू, ये क्या है, ये सब रेशनल नंबर हैं। इन सब नंबर्स की कभी भी किसी ने सटीक वैल्यू नहीं है, लिखेंगे इन सब संख्याओं की सटीक वैल्यू आप कभी नहीं डिफाइन कर सकते, आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं।
तो ये वो नंबर्स हैं जिनकी आप कभी भी ये जो नंबर्स हैं ये इनकी कभी भी सटीक वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके ना इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्याओं पे। देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं हैं अभी तक जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं ऊपर इस दुनिया में, मतलब यदि आप ऊपर दिए गए सभी नंबर्स को जान गए हैं तो आप आसानी से रियल नंबर्स को समझ सकते हैं। ठीक है ना। यदि आप जो भी हमने अभी नंबर्स पढ़े हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो अगर आप उन सभी नंबर्स को जान गए हैं तो ये आसानी रहेगी, जो भी नंबर्स हैं वो आप आसानी से पता लगेगा ये रियल नंबर है अथवा नहीं है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स हमने पढ़े हैं अभी तक वो सभी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। तो इस दुनिया में इसमें ये भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के नंबर हैं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं मतलब जितने भी नंबर्स हैं इस दुनिया में, जितने भी हमने अभी जन्म से लेकर अभी तक, जन्म से नहीं मतलब 3-4 साल के बाद जो भी आपने पढ़ी हैं नंबर्स, 3-4 साल के बाद से अभी तक जितनी भी नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सभी कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, उन्हें देखो सभी प्रकार के नंबर्स इसमें रेशनल तथा इरेशनल अभी हमने पढ़े थे ना, रेशनल तथा इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो रियल नंबर अच्छे से समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्याएं हैं जैसे हमने अभी रियल परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, 1/2 है, 3/4, 5/2, 5, 0.6 जो भी संख्या है वो कैसी हैं, वो सभी रियल नंबर है। पाई, √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं कैसी हैं, चाहे वो ये संख्याएं हों चाहे ये संख्याएं, सभी संख्याएं कैसी होंगी, रियल नंबर्स होंगी। बाद आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी कहते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक क्या है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये हमें डिवीज़न का मेथड दिया है। जो अगर हम किसी डिवाइड को, जैसे हम कक्षा 4-5 से पढ़ते हैं 6/2, अगर इसको डिवाइड करें तो 2 बन जाए, 2 3 6 कितना आएगा, ऐसे तो करते हैं 2 यहाँ 6 लिखा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इस मेथड को ही स्टेप बाय स्टेप करने को, जैसे हमारे पास ये इधर 1 2 3 4 5 7 7 क्या है, 7 कोई फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो 7 फ्रूट्स हैं, इनको हमें एक डिब्बे में रखना है, मतलब 2 डिब्बे में रखना है, सॉरी ये ऐसे 2 डिब्बे हैं, हमें इन 2 डिब्बों में इनको रखना है। तो इन डिब्बों को कैसे रखेंगे, ये 3 इसमें आएंगे, ये 3 इसके आएंगे। तो अगर 7 से हम डिवाइड करें 2 को, 2 3 6, 1 बचेगा। तो ये जो 1 आएगा वो कहाँ से आया, वन यही तो होगा, ये जो 1 है वो यहाँ से आएगा ना। तो इसी को तो कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है,
एक क्वेश्चन लिखने को बार बार मिल रही है। देखो इसमें कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है क्या? ये जो हम कर रहे हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है क्या? तो ये इज इक्वल टू बी क्यू, या हम अभी 7 को डिवाइड कर रहे हैं किसको, 7 को 2 से अगर डिवाइड करें 2 इंटू 3 3 6 प्लस 1 ये आ रहा था। इसमें ए इज इक्वल टू कितना है 7 और बी इज इक्वल टू कितना है 2 और ये आर इज इक्वल टू सॉरी बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना है 1। तो यही तो हमारी लेमा है प्रमेय का। इसमें भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो बी की जो वैल्यू होनी चाहिए, जो एक आर की जो वैल्यू होगी वो, जिसे हम यहाँ पे डिवाइड किया था 0 बची थी, आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। और जो बी की वैल्यू है, आर की जो वैल्यू होगी बी से क्या होगी, बी से हमेशा कम होगी। जिस संख्या से डिवीज़न करेंगे अगर हम इसको लेंगे तो बी इज इक्वल टू बी की जो वैल्यू है वो आर से हमेशा बड़ी होगी, और 0 से आर की वैल्यू है 0 के बराबर होगी या फिर 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसी से हम प्रूव करेंगे इस वाले यूक्लिड विभाजन, जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, इसी से हम प्रूव करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो क्या है कि इसी को स्टेप बाय स्टेप करना, किसी भी डिवीज़न को, जैसे हम इसी एचसीएफ को है एचसीएफ निकालें, किसी भी एचसीएफ को निकालना, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अभी करेंगे। जैसे 7 को हमने अभी क्या है 15 है, कोई संख्या 15 है, उसे 6 से डिवाइड करें तो इसमें क्या होगा 6 से 15 को डिवाइड करो, 6 2 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो ये 3 जो है अभी भी जब तक ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ इसको करते जाएंगे। ये 6 है, 6 इधर आएगा, 3 2 6। अब 0 जब तक नहीं आ जाएगा तब तक इसे करते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ये है यहाँ पे हम अगर करें इसको 15 के प्लस 2 इंटू कितना 6 करना, 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0। जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक इसे कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन में इसमें 15 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे 6 से, मतलब जिस संख्या को हम भाग देंगे वो संख्या जो है वो हमेशा जिस संख्या से भाग देना है उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं इसको हम अगर निकालना चाहें, जैसे हमारे पास 15y एक हॉल है, 15 मान लो या हॉल मान लो या गैलरी मान लो, इसमें हमें टाइल लगाने हैं, ठीक है। तो इसको अगर टाइल किस हिसाब से लगाने हैं तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक हॉल है, ये कोई हॉल है, ठीक है, और इसमें ये 15/6 का है। इसको अगर हम ये 15 का है ये 6 का है तो इसे एक किसी 6 में डिवाइड कर लो। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापेंगे 6 की, और इसमें लाइन खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक की बचेगा कितना 3, और यहाँ से यहाँ तक का इसको नाप के काटेंगे 3 सेंटीमीटर की, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/3 के हमें मतलब इसको हम भूल जाते हैं, इधर वाली संख्या को देख रहे हैं, यहाँ 3/3 के मिल गए और ये 3/3 के। ऐसे ही हम देखेंगे कि जितने भी होंगे ये 3/3 के, आप लोग करके देखना 3/3 के हमें टुकड़े मिल जाएंगे। तो ये 3/3 जो होता है ये क्या होगा, यही तो हमारा एचसीएफ होगा। इसी को स्टेप बाइज करने को यही तो एल्गोरिथम की थ्योरम है, ठीक है। और इसको हमने 2 तरीके से किया है, एक तो ये हमारा होता है ग्राउंड में, और ये अभी कॉपी पे किया हमने, ठीक है। तो ये अगर इसको हम करें इससे हमें ये तो अगर कोई संख्या बड़ी संख्या आती है, मतलब 15 ना हो के बड़ी संख्या आती है तो हम कॉपी में नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो इसे हम इस मेथड से करेंगे, किससे एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को जानते हैं हाईएस्ट, जैसे यहाँ पे कोई 24 और 28 2 संख्याएँ हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू का मतलब कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों संख्या में 2 कॉमन मिल रहा है, 2
2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2 7। लेकिन इसमें बड़ी संख्या मतलब हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो क्या है 4, 4 से होगा, 4 से 4 6 जा और 4 7 जा। तो क्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वही होता है सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अगले मतलब इसके अगले वीडियो में जो है हम 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।